फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। नए सोच के साथ मैं अजय कुमार आपका धुआंधार रिवीजन लेकर के फिर से एक और उपस्थित है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी लाइव पे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम भी जो है आपके लिए एफर्ट पूरा लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जस्ट कल वाले लेक्चर में संस्कृत को पूरा कंप्लीट किया और आज से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़, तो हिंदी का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हिंदी रिवीजन क्लास में आपको केवल सुनना है और जो भी हम आपको सुना रहे हैं वो उसका पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे। आज हम 3 चैप्टर की चर्चा करेंगे, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 की दात, ठीक है, और शायद नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 3 चैप्टर का हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, तो समय कम बचा है, समय का सदुपयोग कीजिए। और आज जो है संस्कृत व्याकरण हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग के बीच। शायद ये वीडियो आपके बीच 3 बजे या 4 बजे अपलोड किया जाएगा, है ना। 3 या 4 बजे आप एकदम ऑनलाइन रहिए, उस समय टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि संस्कृत का जो प्रत्यय है 6 अंक वाला, वो इसमें हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तैयार है। इसमें पूरे पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी से जुड़े। ठीक है ना। फ्रेंड्स, वीडियो की हम शुरुआत करेंगे ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय आपका कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए केवल काम की बात करेंगे हम। तो काम की बात में सबसे पहले एक और ज़रूरी काम है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करते हैं तो आपका एक पर्सनली काम बन जाता है मेरे ओर से कि आप जो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी दोस्त जुड़ते हैं उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अपना कि वीडियो आपको कैसा लगता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला है इसी चैनल पर, जो है जल्द ही जो है अदर कंपटीशन एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी यहाँ पर होने वाला है, बस इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर बने रहें, जल्द ही शुरुआत हम करने वाले हैं अदर सब्जेक्ट का भी, जो कि सभी के लिए उपयोगी होगा। हम सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कि जो हिंदी का नाम जाने तो हिंदी का क्या नाम है आपका, गोधूली भाग 2, है ना। 9th में हम 1 पढ़े थे, 10th में हम 2 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि गोधूली भाग 2 में 12 आपका है गद्य खंड है और आपका 12 आपका काव्य खंड है, मतलब 24 चैप्टर पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 दिन में हम इसका ख़त्म कर दें, पूरा को ख़त्म कर दें, ठीक है ना। ये 2 से 3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, ये 12 चैप्टर गद्य ख़त्म कर देंगे और 3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे आपका काव्य, मतलब 6 दिन में हिंदी जो है हम ख़त्म करने वाले हैं। और व्याकरण वाला बैच जो है हम 3 बजे शुरू कर देंगे, उसमें व्याकरण आपका चलेगा, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ से आपको 6 नंबर हम आपको देने वाले, अभी जस्ट ये 2 से 3 मिनट में आपको 6 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि पाठ परिचय से आपको पूछ देता है कि ये लेखक ये कौन किसको लिखा और ये जो लिखा गया है कविता कहानी ये कौन सी विधा है ना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका पढ़ना है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। क्या है ये, निबंध है, ठीक है ना। उसके बाद 20 के दात के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, और ये आपका क्या है, कहानी है। क्लियर है, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है कहानी बन जाता है। अगर बात करें कि भारत से हमने क्या सीखा, तो इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। कौन है इसके लेखक, तो मैक्स मूलर है, ठीक है ना। और इसकी बात करें, विधा की बात करें, तो ये एक भाषण है, VVI बन जाता है, क्योंकि ये दे देगा कि भारत से हमने क्या सीखा या मैक्स मूलर द्वारा रचित भारत से हमने क्या सीखा कौन सी विधा है, तो ये आपका क्या है, भाषण है। 20 की दात कौन सी है, तो कहानी है। और भीमराव अम्बेडकर का जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा वो क्या आपका है, निबंध है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, तो ये आपका ललित निबंध है। चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे, और जितना एग्जाम में बन सकता है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का हम रिविजन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि आगे जो आपका है गुणाकर मूले द्वारा रचित नागरी लिपि, ये आपका क्या है, निबंध है। गुणाकर मूले द्वारा रचित क्या है आपका, नागरी लिपि, जो क्या है आपका निबंध है। नेक्स्ट आपका अमरकांत लेखक है, जिनके द्वारा रचित रचना क्या है, बहादुर, ठीक है ना। क्या है, बहादुर। और बहादुर क्या है, एक कहानी है, बहुत ही सुंदर सा कहानी है, हम चर्चा करेंगे इस कहानी के बारे में।
फिर आपका राम विलास शर्मा क्या लिखे, परंपरा का मूल्यांकन। राम विलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, ये आपका क्या है, निबंध है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, निबंध, भाषण, ललित निबंध, कहानी, ये आपको याद रखना होगा। फिर है पंडित बिरजू महाराज, ये आपके जीत जीत में निरखत साक्षात्कार है ये। फिर है अशोक वाजपेयी आविन्य, बहुत ही सुंदर है, ये ललित रचना है, याद रखिएगा। फिर विनोद कुमार शुक्ल है मछली कहानी। फिर है यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र, महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति। तो ये 12 आपका हो गया, मतलब 3 नंबर इधर और 3 नंबर आपको इधर से हो जाएगा, मतलब 6 से 7 नंबर आप केवल ये याद करके ले सकते हैं। अगर बात करें काव्यखंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है कि गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक की रचना इसमें दिया गया है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उस पर रसखान का क्या रचना है यहाँ पे, तो प्रेम ऐने श्री राधे का, कड़ी लग के कुंजन ऊपर बाढ़े। फिर एक घनानंद का है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मुँह अंशुबानी लय वर्ष से, याद रखिएगा। फिर आपका बद्री नारायण चौधरी का बहुत ही सुंदर प्रेम घन, जिसको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं स्वदेशी, इनकी रचना है, बहुत ही सुंदर सा है, इसको हम चर्चा करेंगे क्लास में। फिर सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का सुकुमारी जो है कहा गया है, भारत माता की इनकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जन्म, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा है। दोरा समय की घर घर नाथ सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, बहुत सुंदर सा चर्चा करेंगे हम इसका। फिर आपका है कि ये हो गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको शॉर्ट में कहते हैं अज्ञेय। ये हिरोशिमा, बहुत ही अच्छा दुर्दशा व्यक्त किए हैं हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, परमाणु बम को लेकर के। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम निबंध बताएंगे ना, तो निबंध में कई सारे कोटेशन भी जो है हम इसमें कोट करेंगे, ये चैप्टर से है ना। प्रदूषण वगैरह प्रकृति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम इनके इनका कोटेशन भी जो है कविता वाला हम कोट करेंगे, ठीक है। फिर बीरेन डंगबाल हमारी नींद, बहुत ही सुंदर है। और फिर आपका है अनामिका अक्षर ज्ञान, एकदम इसको पढ़ना है। हिरण मारिया रेल के मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये चैप्टर जो है हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इनके रचना, इनके जो है लेखक है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, तो ये निबंध है ना। यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि यह एक निबंध है। ये पूरा PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ जाकर के आप PDF ले सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर जो है कवि के बारे में, जो लेखक होते हैं उस लेखक के बारे में क्वेश्चन जो है पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव केवल हम जितना बता रहे हैं उसको केवल आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक सेट मार लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, इससे फाजुल अब आपको पढ़ना नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं पहले कवि परिचय के लेकर के, किन के बारे में, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगर बात करें इनके जन्म का, तो इनका जन्म हुआ है महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891 है ना, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में जो इनका जन्म हुआ है। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ है। हम क्या कहेंगे ना कि यदि आपके पास समय है तो एक भीमराव अंबेडकर पर जो काफ़ी सुंदर सा मूवी है, आप वो मूवी को ज़रूर देखिएगा, है, बहुत सुंदर सा मूवी है, वो मूवी को जरूर देखिएगा। हम टेलीग्राम पर उस मूवी को जो है प्रोवाइड करवा देंगे, यूट्यूब पर वो मूवी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप वो मूवी को देखिएगा, इनका क्या जीवन का संघर्ष था, और आज इन्हें हम क्या कहते हैं, संविधान का निर्माता, संविधान का पिता जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान दिए थे, जो पिछड़े लोग थे, है ना, जो निर्धन लोग थे, उनको उनके प्रति जो है काफ़ी योगदान दिए थे इन्होंने। अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा माने जाते हैं। इनका प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा, BBI बन जाता है, बड़ौदा में हुआ था, और उच्च शिक्षा जो है न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर लंदन इंग्लैंड में हुआ था। मतलब ये जो है अमेरिका और लंदन में जो है अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गए थे। भीमराव अम्बेडकर अपने देश में कुछ समय तक वकालत भी किए थे। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जो है अपने देश में कुछ समय वकालत भी किए थे, लेकिन वकालत करते समय भी इनको कई सारी जो है छुआछूत जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा था, तब जाकर के जो अपने आंदोलन में जुड़ गए, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर
का सामाजिक और राजनीतिक में काफ़ी बड़ा योगदान है। इन्होंने छुआछूत, स्त्रियों और मजदूरों के अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। स्त्रियों, छुआछूत और मजदूरों को जो है अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा प्रयास किया था। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, याद रखिएगा। ये 3 व्यक्ति से प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। फ्रेंड्स, अंततः भीमराव अंबेडकर जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, याद रखिएगा ये बात को। ये 3 प्रेरक गुरु याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। पूछा हुआ ये क्वेश्चन, प्रेरक गुरु कितने हैं? 3 हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कहता है कि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का निधन जो है दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगर बात करें कि इन्होंने जो है विडंबना का स्वरूप को उजागर किया था कि विडंबना क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विडंबना का मतलब है उपहास करना, है ना। दिखावटी चीज़ों को जो है झूठ मूठ करके उसको बढ़ावा देना, है ना, जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो, जिससे लोगों को नुकसान हो, उसका जो है बढ़ावा देना। जैसे कि जाति प्रथा को बढ़ावा देना, ठीक है। हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे जाति प्रथा के बारे में, क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी उतना तैयारी करने का, है ना, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर को, भाव को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे यूट्यूब पर जो मेरा वीडियो है हिंदी वाला, उसमें हम डिटेल से चर्चा किए हैं इस चैप्टर के बारे में। कहता है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वह जो न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे, बड़ौदा नरेश, ठीक है, याद रखिएगा, इनके प्रोत्साहन पर जो है वह न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे। सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है इनके भीमराव अंबेडकर के रूप में, तो वह क्या है, भाईचारा। किसके समान भाईचारा? दूध और पानी के समान जो है भाईचारा को वह सच्चे जो है लोकतंत्र कहते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें भी, यहाँ से VBI क्वेश्चन बनता है कि कहता है कि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख जो किताब है, ग्रंथ है, उनकी जो है रचना यहाँ पर पूछ देता है कि दे देगा हु आर दे, किनकी रचना है ना, तो भीमराव अंबेडकर की। तो याद रखिएगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें और भाषण की बात करें, तो सबसे पहले द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, याद रखिएगा। 2-3 से बार हम बोल देते ताकि आपको याद हो जाए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। फिर आपका है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर आपका द अनटचेबल, द अनटचेबल, ठीक है ना। फिर आपका द हु आर दे, फिर हु आर शुद्राज, फिर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, फिर बुद्ध एंड हिज धम्मा, VBI हो जाता है। फिर आपका है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फिर आपका कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। फिर आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। भीमराव अंबेडकर का जो ये भाषण था, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहीं से जो है यह पाठ को लिया गया, जाति प्रथा और श्रम विभाजन को। अगर बात करें कि भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। भीमराव अंबेडकर का जितने भी रचनाएं हैं, इनकी जो घटनाएं हैं, वे सभी जो है भारत सरकार द्वारा जो है भारतीय सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अगर बात करें हम कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए, तो ललोई सिंह यादव, VBI आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किए थे वो आपका कौन है, तो ललोई सिंह यादव हैं। यह भाषण जाति पाति तोरण मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में दिया गया था, ठीक है। ये जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाला, ये लाहौर में दिया गया था 1936 में। प्रोग्राम क्या था, जाति पाति तोरण मंडल, ठीक है ना। इस प्रोग्राम में ये भाषण दिया गया था। बाबा साहब को जो है आधुनिक भारत का जो आधुनिक मनु कहा जाता है, ठीक है। और बाबा साहब के को जो है पिता का नाम राजकीय राज्यपाल तथा माता, सॉरी, इनके जो पिता का जो नाम था वह शकपाल था और माता का नाम क्या था, मीराबाई था, ठीक है ना। भीमाबाई, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भीमाबाई कर लीजिएगा, है ना। आगे कहता है कि बाबा साहब ने
पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, वे सारे क्वेश्चन को हमने चर्चा किया आप लोग के बीच। ये पूरा का पूरा कहाँ मिलेगा आपको? पीडीएफ पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इनके प्रमुख जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर वाले, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम चर्चा कर लेते हैं आपके बीच। ठीक है ना, तो पहला अगर हम बात कर लेते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है ना। विडंबना का क्या मतलब? उपहास करना। अभी की अगर हम बात करें तो अभी का समाज क्या है? एक विकसित समाज है, लेकिन ये भी विकसित समाज में देखा जा रहा है अभी भी वर्तमान समय में जो है जाति पाति, धर्म की समस्या, भाषाई आधार पर भेदभाव, अनेक सारी छुआछूत जो है अभी भी देखने को वर्तमान समय में भी जो है देखने को मिलता है। लेखक कहते हैं कि उस विडंबना की बात करते हैं कि जिस कारण आज जागरूक समाज में जातिवाद विचार फल फूल रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद आधारित विभाजन नहीं है। धर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जाति के आधार पर विभाजन जो है विश्व में किसी भी समाज में नहीं है। लेकिन कहता है कि जातिवाद के जो पोषक जो लोग हैं वह कार्य कुशलता के लिए इसे जो है आवश्यक मानते हैं, और विडंबना का मुख्य कारण यह है कि इसमें ऊंच नीच की भावना पनपती है और मनुष्य को जन्म से ही एक ही काम में बांध देता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो जाति प्रथा है ना, लेखक के अनुसार जो जाति प्रथा है वो क्या है कि मनुष्य को शुरू से ही जब मनुष्य पैदा लेता है तो पैदा लेते समय उसको ये मालूम नहीं होता कि हम किस बिरादरी से हैं, हम किस जाति से हैं, हम किस धर्म से हैं, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज को जानता है, समाज ही उसे सिखाता है, माता पिता उसे सिखाते हैं। माता पिता का भी मजबूरी है क्योंकि समाज पर उसका दबाव है ना। अगर वो समाज में रह करके उसको समाज से हटकर अगर शिक्षा देते हैं तो समाज उन पर दबाव बनाता है। अभी के भी समाज में देखने को ये बात मिलता है। होता क्या है कि जब हम जातिवाद का समर्थन करते हैं तो लोगों को जन्म से ही जो है एक पेशे में लोगों को बांध देता है, एक ही कार्य में लोगों को बांध देता है, जिसके कारण आगे चल कर के मनुष्य जो मानव जो जाति है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको एक ही इच्छा एक ही काम से बांधा जाता है। ठीक है, और जो स्त्रियां हैं ठीक है उसको जो है भाव से देखा जाता है। समाज में जो उसको क्या करता है भाव से देखा जाता है। ठीक है ना। और होता क्या है कि इस प्रकार के काम में जब लोग एक ही पेशा में बन जाते हैं तो अगर किसी कारणवश जो है वो काम ठप हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि कोरोना काल में ये घटनाएं आप देख सकते हैं। बहुत सारे रोजगार जो है जो एक व्यक्ति जो एक ही पेशा में जो बने हुआ था उसका पेशा जो रुक गया, पूरी क्या हो गया, ठप हो गया। तो लेखक अभी के समाज में भी जो इस विडंबना के स्वरूप को लेकर के चल लेते हैं, लेकिन जो जातिवाद के जो समर्थक है वो कहते हैं कि ये जाति का विभाजन जो है एक अच्छा विभाजन है। ठीक है, जाति का विभाजन जो है यह एक जो है अच्छा विभाजन है। वो उनके जो पोषक है वो कहते हैं अपनी कार्य कुशलता के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। VVI बन जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। जातिवाद के जो है पोषक का कहना है वो कहते थे कि कर्म के अनुसार है ना, कर्म के अनुसार जो है जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवस्था में निपुणता मिलती है। वंशागत व्यवस्था में निपुणता मिलती है मतलब जो एक वंश जो है एक कार्य को यदि कर रहा है तो आने वाला पीढ़ी भी जो वही कार्य को करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और जो अमीर है वह अमीर ही रहेगा। मतलब गरीब अमीर नहीं बन सकता है। अगर जातिवाद के अभी भी समर्थन को लेकर के चले तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो गरीब है वह गरीब ही रहेगा और जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। ठीक है, कहते हैं कि कार्य कुशलता को लेकर चल लेते हैं आवश्यक मानते, जबकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का रूप है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का क्या आपत्तियां हैं। VVI है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि जातिवाद के पक्ष में
दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। लेखक कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वह विभाजन का एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, सही विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है ना। श्रम विभाजन के साथ साथ जो है यह श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। जैसे हम जिस बिरादरी से आते हैं, अब हमें समाज कहे कि नहीं तुम जिस बिरादरी से आते हो तुमको वही काम करना है, लेकिन हमको वो काम करने में रुचि नहीं है, समाज इजाज़त ही नहीं दे रहा है हमको अदर काम करने के लिए। तो क्या होगा, हम अगर वो काम को शुरू भी करेंगे, मन नहीं लगा पाएंगे तो वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, बेरोजगार होंगे तो गरीबी बढ़ेगा, है ना, भुखमरी बढ़ेगा। तो ये सारी समस्या जो है देखने को मिलता है। कहते हैं कि यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर सकता है। साथ ही समाज में ऊंच नीच की भेदभाव भी जो है जन्म लेता है। अतः यह एक सही विभाजन नहीं है। ऊंच नीच का भाव जो है ये क्या होता है, एक जन्म लेता है। अगर जातिवाद के अगर हम पोषण करते हैं तो समाज में जो जाति का विभाजन किया गया है, एक लेवल पर विभाजन किया गया है। ये उच्च बिरादरी के हैं, ये मध्य बिरादरी के हैं, ये उच्च मध्य बिरादरी के हैं, ये निम्न बिरादरी के हैं, ये निम्न मध्य बिरादरी के हैं, मतलब इस रूप से जो है बांट दिया गया है। तो जो निम्न से जो उच्च है, तो उच्च वाले बिरादरी निम्न को है भाव से देखते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि ये केवल हमसे नीचे रहे और ये हमारे द्वारा जो बोले गए काम है उस कार्य को पूरा करे, ठीक है ना। तो ये लेखक का तर्क है। जातिवाद समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों? VVI है, ये आप लिख सकते हैं। जब आपको आपके बीच अगर जातिवाद पर लिखने के लिए निबंध आ जाए तो वो निबंध पर इस बात को आप कोट भी वहाँ पर कर सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये बात को। तो कहते हैं कि लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, स्वभाव पर आधारित नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का एक अपना विचार होता है ना, तो उस विचार पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा होती है। जो व्यक्ति के अंदर में जो हुनर है, अगर बताइए सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाए कि आप मतलब संगीतकार बन जाते क्रिकेट छोड़ करके, है ना, तो क्या वो जिस ऊंचाई पर वो क्रिकेट में पहुंच पाए थे, क्या वो अपने गायन क्षेत्र में पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। जो शुरू से उनके अंदर जो हुनर आया, है ना, जो शुरू से उनके अंदर जो हुनर था, वही हुनर को वो उन्होंने क्या किया, आगे लेकर के चला, है ना। अगर समाज उन पर दबाव बनाता तो आज हम उनको नहीं जान पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है जानने लायक है। यह व्यवस्था केवल सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखता है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन भर जो है किसी एक ही पेशे में बंध करके रह जाता है। बहुत सुंदर सा श्लोक था, ये कहानी था आपका। कहा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। VVI है, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर का ओवरव्यू आप याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर से अगर नहीं बन रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो चैप्टर से रिलेट करके आप आंसर उसका दे सकते हैं, नंबर आपको पूरी जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जाति प्रथा मनुष्य की जीवन भर के लिए एक ही पेशे में जो है बांध देती है, ठीक है ना। उसे कोई अन्य पेशे चुनने की अनुमति नहीं है, भले ही वह उस पेशे में निपुण क्यों न हो, है ना। यही बात अभी हमने आपको ऊपर समझाया कि अगर वो अदर पेशे में निपुण क्यों भी नहीं हो, लेकिन समाज उसे उस पेशे को चुनने का इजाज़त नहीं देता है। हमें समाज के अनुसार चलना पड़ता है इस प्रकार की व्यवस्था में, ठीक है। तो कहता है कि आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अचानक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोरोना काल में आप देख सकते हैं ना, इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन समाज इस पेशे को बदलने का अनुमति नहीं देता है, जिससे गरीबी और भुखमरी की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें हम एक और चर्चा करेंगे कि लेखक के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषता को आवश्यक माना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, क्लियर है। तो लेखक कहते हैं, लेखक देखिए यहाँ पर बोलते हैं क्या, एक मिनट,
कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक में समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा की भावना का जो है होना अति आवश्यक है। लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में उनके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में बहुविधि होती है में सबका समान भागीदारी होती है और ऐसे लोगों में भाईचारा दूध और पानी के समान जो है होना चाहिए। तो ये था देखिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन से हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, ठीक है। इसके साथ ही हमने जो है लेखक के बारे में जितना भी डिटेल था वो चर्चा किया। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है वो हमने चर्चा किया। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं चैप्टर 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे नलिन विलोचन शर्मा का, जिसका लेखक है 20 के दांत, ठीक है। ये आपका कहानी है। हम जान लेते हैं कि ये कवि परिचय के बारे में सबसे पहले, है ना, कवि के बारे में जो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। VVI बन जाता है कहाँ, पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म से ही वो भोजपुरी थे, है ना, वो भोजपुरी भाषी थे वो। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा, जिनका वह ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब सबसे बड़े पुत्र थे। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। ये संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे, संस्कृत और हिंदी में जो है एमए किए थे। 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, VVI याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। 20 की दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगर याद रखें कि आलोचनाओं के अनुसार वे आधुनिक शैली को अपनाते हैं। कौन सी शैली को अपनाते हैं, तो वे आधुनिक शैली को अपनाते हैं। बात कर लेते हैं कि 1959 में ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष भी रहे थे। 1959 ईस्वी में जो है वह पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हिंदी के। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा को हिंदी कविता के प्रबंधवाद के प्रवर्तक और आलोचक भी माना जाता है, ठीक है ना। आलोचक का मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी रचना पर, अदर रचना पर जो है टिप्पणी करना, वो रचना के बारे में जो है लोगों को बताना कि इसमें क्या बातें हैं, कैसी रचना है, लेखक की विचार क्या है, ये भावना जो है जो व्यक्त करते हैं उसी को हम आलोचक कहते हैं, ठीक है। करा है कि इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो दृष्टिकोण VVI हो जाता है, साहित्य का इतिहास, दर्शन, फिर मानदंड। अगर उपन्यास की बात करें तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा, विशेषतः प्रेमचंद। फिर है साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, कहानी ग्रंथावली। फिर है अयोध्या प्रसाद शास्त्री स्मारक ग्रंथ। फिर है संत परंपरा और साहित्य, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और मनोवैज्ञानिकता को कवि माने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो प्रयोगवाद और मनोवैज्ञानिकता के जो कवि होंगे वे समाज की बात करेंगे, है ना। समाज में जो है सूक्ष्मतम जो घटनाएं घट रही है उस प्रकार की घटनाओं की बात करेंगे। तो 20 की दांत जो है ऐसे ही घटनाएं हैं, ठीक है। चर्चा करेंगे खोखा के बारे में। कहा है कि ये कथ्य शिल्प भाषाओं के लेखक थे। 20 के दांत कहानी अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। अंडरलाइन VVI जितना आपको बैठा लीजिए कि 20 के दांत जो है कहानी अन्य कहानियां नामक जो है कहानी से लिया गया है। 20 के दांत कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है। VVI है, मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है, ठीक है। सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीमर इन कंपनी की थी, ठीक है। आगे कि सेन साहब द्वारा खरीदी गई कार का रंग कैसा था, तो काला था और 7,500 में ये उन्होंने जो है कार को खरीदा था। सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, सीता, रजनी, आलो, सोफाली और रजनी, ठीक है। आगे कहता है कि मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर। गिरधर कौन थे, जो सेन साहब के यहाँ जो है किरानी के काम पर थे। उनका बेटा कौन था, मदन था। गिरधर सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर थे, ठीक है। सेन साहब के बेटे का नाम जो है कासू था तथा उपनाम जो है खोखा था। सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, कासू, और इनका उपनाम क्या था, खोखा था। अब यहाँ पर देखिए जो हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। VVI 2 नंबर आपको यहाँ से पूछ सकता है या 5 नंबर दे सकता है। कहानी की सार्थकता वाला 5 नंबर प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो कहता है क्या चीज़, देखिए कोई भी कहानी जब लिखा जाता है ना, तो जो कहानी का जो शीर्षक होता है वो कहानी के इर्द गिर्द जो है घूमते रहता है, ठीक है। कहानी का जो है इर्द गिर्द घूमते रहता है, और कहानी जो है किसी विशेष पर्पस से लिखी जाती है, जिससे वहाँ से एक शीर्षक का जो है निर्माण होता है। उसी शीर्षक को मद्देनजर रखते हुए कहानी की रचनाएं की जाती है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि कहानीकार की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है। सार्थक का मतलब ये सटीक है, सही लिया गया है, ये उचित है, ठीक है, सार्थक है, क्योंकि इन कहानी का उद्देश्य मध्यवर्गीय अंतर्विरोधी को उजागर करना है। क्योंकि इसमें जो है मध्यवर्गीय अंतर्विरोधी की चर्चा कहा गया है कि मध्य वर्ग का जीवन कैसा है, कि वह जो है जब किसी उच्च वर्ग की ओर काम करता है तो उसी के अधीन उसको चलना पड़ता है। जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं वह जो है अपने संतान को कभी गलत नहीं ठहराते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो है रचनाओं का इसमें चर्चा किया गया है। तो ये कहते हैं कि मध्यवर्गीय अंतर्विरोध का उजागर करता है, जहां एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसी कुसंस्कार छिपाए हुए थे। लिंग भेद जैसी कुसंस्कार, ठीक ना, क्योंकि उनके 5 पुत्रियां थी, लेकिन 5 पुत्रियां क्या थी, कठपुतलियां थी हाथ के, उसे जैसे चाहो वैसे नचा दो। आगे हम चर्चा करेंगे इसका, ठीक है, छिपाई हुई थी। वही दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशे अनेक तरह की थोपी गई पाबंदियों के बाद भी बीच भी जो है अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत थे। कहानी का शीर्षक 20 का दांत इसीलिए उपयुक्त है क्योंकि इसी 20 के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियां जो उपेक्षित हो जाती है और मदन मार खाता है, गिरधर का नौकरी जो है निकल जाता है। एक बच्चे के कारण जो है, वही बच्चा क्या जगह था ना, अंधरा में काना राजा, एक कहानी कहावत है। मतलब 5 पुत्रियां थी। जब सेन साहब की पुत्र प्राप्ति का संतान प्राप्ति का आशा जो है खत्म हो चुका था, तब जाकर के उनकी एक संतान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो जब लास्ट में संतान प्राप्ति हुई, जो आशा नहीं था, तब जाकर के इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो उसी को लेकर के जो है ये अपवाद बना हुआ था। हर एक मामला में, घर के मामला में हो चाहे कोई भी मामला में, ये अपवाद बना हुआ था। इसी के कारण जो है गिरधर घर से बाहर निकला, मदन की पिटाई हुई, 5 पुत्रियां जो उपेक्षित हुई, है ना, सब यही था। गाड़ी का टायर पंचर हुआ, शीशा फूटा, लेकिन कोई बोलने वाला इसमें नहीं था। फिर जो पत्रकार साहब आए तो उनको भी उपेक्षा किया गया था, सब इन्हीं के कारण हुआ था, ठीक है। तो अतः इस कहानी का शीर्षक जो है काफ़ी क्या है, उपयुक्त है और सटीक है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे लेकर के चलते हैं कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। VVI बन जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो सेन साहब को की 5 पुत्रियां थी, ठीक है। पुत्र की प्राप्ति तब हुई जब संतान की कोई उम्मीद न बाकी रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसीलिए खोखा उर्फ कासू जीवन के नियमों के अपवाद